स्वागत है मैडम खुशी यूट्यूब चैनल पर। अब हम सुनते हैं भाग्य पर आधारित शानदार कहानी। ये कि मुझे अपने बेटे के लिए दामाद स्वीकार करनी होगी। इधर आओ बेटा, तुम्हें एक खुशखबरी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने पति से कहा, सुन रहे हो, जगन बख्शी को हमारे बेटे में नहीं, हमारी बेटी में दिलचस्पी है। लगता है उसकी नीयत पहले से ही साफ थी। कोई हमारी जैस्मीन को पसंद करता है, यकीन नहीं होता। अपनी माँ की बात सुन। इधर जगन और जैस्मीन दोनों की हालत खराब हो रही थी। दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो रहे थे। क्या जैस्मीन जगन को अपना बनाएगी? उन्होंने पीछे मुड़कर अपने पति से कहा, अजी सुन रहे हो, जगन बख्शी को हमारे बेटे में नहीं, हमारी बेटी में दिलचस्पी है। लगता है उसकी नीयत पहले से ही साफ थी। कोई हमारी जैस्मीन को पसंद करता है, यकीन नहीं होता। उधर जगन चुप था और जैस्मीन भी। क्या वह वाकई इतनी अनदेखी सी थी? लड़कों की कमी तो कभी नहीं रही, पर उसने खुद ही रिश्तों से दूरी बना रखी थी। आजाद रहना, अपने तरीके से जीना उसे ज्यादा सुरक्षित लगता था। प्यार ने उसने अपनी करीबी शनाया शाह को टूटते हुए देखा था, और वही डर उसके भीतर भी कहीं बैठ गया था। सावित्री आंटी, जगन ने फिर गंभीरता से कहा, मैं जैस्मीन को लेकर बिल्कुल गंभीर हूं। भले ही अभी मैंने उसका दिल पूरी तरह नहीं जीता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। बस आप मुझे एक मौका दीजिए और मुझे बाकी संभावित दावेदारों से लड़ने दीजिए। सावित्री सक्सेना का चेहरा खुशी से खिल उठा। सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि कोई लड़का आया है, सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी बेटी किसी के दिल की पसंद बनी है। उन्होंने यह भी नोटिस किया कि जैस्मीन जगन से बच नहीं रही थी। शायद कहीं ना कहीं उसका दिल भी थोड़ा सा पिघल चुका था। मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे अंकल से भी कहा था। काश तुम जैस्मीन से प्यार कर बैठो। और देखो, मेरी दुआ कबूल हो गई। मैं रागिनी को फोन करके आज की डेट कैंसिल करवा देती। तुम आज शाम जैस्मीन के साथ हमारे यहाँ आना। थैंक यू आंटी। जगन ने बिल्कुल सही शब्द चुने थे और वे उनके दिल तक पहुंच गए। जैस्मीन दूर खड़ी यह सब देख रही थी। जिस तरह जगन उसकी मां से हंसते बोलते बात कर रहा था, उसे समझ आ गया कि अपने परिवार से यह बात छुपाए रखना शायद अब तक का सबसे सही फैसला था। बस उसकी मां को देख लीजिए, उत्साह, उम्मीद और सपनों से भरी हुई। पर अफसोस, ये सुकून भरे पल ज्यादा देर टिकने वाले नहीं थे। जगन बख्शी ने आखिरकार सावित्री सक्सेना से अपनी बातचीत खत्म की। फोन जैस्मीन की ओर बढ़ाते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तो तेरा, उसने सहज अंदाज में कहा, आज रात तुम्हारी मौसी के यहाँ डिनर है। बताओ मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए और वहां मेरा स्टेटस क्या माना जाएगा? जैस्मीन बिना नजर उठाए चम्मच से मिठाई खाते हुए बोली, तुम अगर पूरे के पूरे बदमाश भी हो ना, तब भी मेरी मौसी और बाकी लोग तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान ही समझेंगे। वह जानती थी क्यों। आखिर जगन बख्शी कोई आम आदमी नहीं था। राणा कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ बख्शी परिवार का रहस्यमयी और असरदार सदस्य। उसकी पहचान और हैसियत वही सब कुछ थी जिनकी तलाश उसकी मौसी अपनी भांजी के लिए हमेशा से करती आई थी। जब उन्हें पता चला था कि शनाया शाह का पति वैभव राणा दिल्ली के सबसे ताकतवर परिवार का वारिस है, तो उसकी मां और मौसी दोनों ही किस्मत को कोसते हुए शनाया की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। क्या नसीब है उस लड़की का। वे अक्सर जैस्मीन के सामने कहती, दिल्ली का सबसे शानदार आदमी मिल गया उसे। तारीफ शनाया की होती थी, पर निगाहें जैस्मीन पर टिक जाती थी, और जैस्मीन उन निगाहों का मतलब अच्छी तरह समझती थी। तभी जगन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं बदमाश नहीं हूं और शेखी नहीं मार रहा, लेकिन दिल्ली में मुझसे ज्यादा काबिल आदमी गिनती के ही हैं। उसने मुस्कुराकर छोड़ा, लगता है पिछले जन्म में मैं कोई बहुत नेक इंसान रहा हूंगा, जो इस जन्म में तुम मुझे पसंद आ गई। जैस्मीन ने चम्मच नीचे रखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। तो फिर हम दोनों ही पिछले जन्म में महान रहे होंगे, वह बोली। तभी तो इस जन्म में हमारी मुलाकात हुई। अब इस जन्म में भी अच्छा इंसान बने रहना चाहिए, ताकि अगले जन्म में फिर मिल सके। जैस्मीन मन ही मन कहना चाहती थी, मुझे अगले जन्म में तुमसे बिल्कुल नहीं मिलना। तुम्हारी मुस्कान ऊपर से जितनी गर्मजोशी भरी लगती है, उतनी ही बेचैन कर देने वाली भी है। लेकिन उसने वह बात जुबान पर नहीं आने दी। आखिर किसने अगले जन्म को देखा है? पहले इस जिंदगी को तो संभाल लेना जरूरी है। वैसे जैस्मीन ने कहा, हम अभी कोई कपल नहीं है मेरी मम्मी। अगर मैं अपनी गंभीरता नहीं दिखाऊंगा, जगन ने बीच में ही बात काटी, तो तुम्हारी मम्मी और मौसी तुम्हारे लिए हर हफ्ते कोई नया रिश्ता ढूंढती रहेंगी। फिर मैं क्या करूं? फिर उसने एक पल रुक कर जोड़ा, कम से कम अब तो यह भ्रम टूट गया कि मैं तुम्हारे भाई के पीछे पड़ा हूं, वरना तुम्हारी मम्मी अब भी यही सोचती रहती कि मैं गे हूं। जैस्मीन अचानक जोर से खांस पड़ी। मिठाई उसके गले में अटक गई थी। जगन तुरंत खड़ा हुआ, गुनगुना पानी भरा और उसके हाथ में थमा दिया, साथ ही पीठ पाने लगा। इतना मजेदार था क्या? उसने हल्के तंज में कहा, तुम भी वही सोचती थी जो बाकी लोग सोचते थे। उसे सच में अंदाजा नहीं था कि आजकल लोग कितने खुले विचारों वाले हो गए हैं। वह तो बस अपने होने वाले साले दिवांश से अच्छे रिश्ते बना रहा था, लेकिन सावित्री सक्सेना ने उसे कुछ और ही समझ लिया। और जैस्मीन ने भी। पानी का घूंट लेते ही जैस्मीन को राहत मिली। वह हंस पड़ी। तुम मेरे भाई के साथ इतना ज्यादा अच्छा व्यवहार करते हो कि उसे सिर पर चढ़ा लिया है, वह बोली। जब तुम उसे देखते हो तो तुम्हारी आंखों में अजीब सी मोहब्बत झलकती है। ये गलतफहमियां तुम्हारी हरकतों की वजह से है, मेरी मम्मी या मेरी कल्पनाओं की नहीं। अगर जगन ने खुद न बताया होता तो जैस्मीन कभी यकीन ही नहीं करती कि वह उसके पीछे है। जगन निरुत्तर रह गया, फिर बोला, तुम्हारा भाई मेरा भाई है। अपने भाई को लाड करना क्या गलत है? गलत यही है, जैस्मीन ने शांति से कहा, कि मेरा भाई तुम्हारा भाई नहीं है। अब मुझे समझ आता है कि मम्मी आजकल मुझे और दिवांश को देखकर क्यों भरती हैं। उन्हें लगता है काश हम दोनों की जगह बदल जाए। जगन ने कंधे उचकाए। अगर किसी को कोई पसंद है तो उसे साफ साफ कह देना चाहिए। फिर आकर बात करने का क्या फायदा? जैस्मीन मुस्कुरा दी। तुम जैसे ऊंचे ओहदे वाले लोग अक्सर सीधे नहीं चलते। तुम्हारी दुनिया में इशारों और मतलबों का खेल चलता है। हम जैसे साधारण लोग तो बस यही सोचते हैं कि आज खाने में क्या बनेगा। जगन हंस पड़ा। अपने आप को इतना बेबस मत दिखाओ, उसने नरमी से कहा। दिन भर तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता होती है कहां कहां जाकर किराया इकट्ठा करना है। फिर मजाकिया लहजे में बोला, जिस दिन तुम इस जिम्मेदारी से थक जाओ मुझे बता देना,
मैं खुशी खुशी तुम्हारा काम संभाल लूंगा। मुझे भी तो महसूस करना है कि जेब में ढेर सारी चाबियां लटकाने का एहसास कैसा होता है। जैस्मीन हंसी को रोक नहीं पाई। जब मन करे तब तुम भी मकान मालिक बन सकते हो, उसने मजाक में कहा। जगन बख्शी ने हल्के कंधे उचकाए। और हाँ, मकान और दुकानें मेरे माता पिता की हैं, मेरी नहीं। मम्मी बस इतनी आलसी हैं कि खुद किराया वसूलना नहीं चाहती, इसलिए ये जिम्मेदारी मुझे दे दी। बदले में मुझे महीने के कुछ हजार रुपए थमा देती हैं। उसके माता पिता की दौलत सिर्फ उनकी थी, लेकिन जैस्मीन अच्छी तरह जानती थी उसकी अपनी कीमत सिर्फ उसी पैसे से आंकी जाएगी जो वह खुद कमाएगी। कुछ पल बाद उसने गंभीर होकर कहा, वैसे रागिनी मासी ने बताया कि सनी लखानी वापस आ गया है। उसी वजह से उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है ताकि सब मिल बैठकर हाल चाल पूछ सकें। वो सिर्फ वीकेंड के लिए आया है, जैस्मीन ने आगे जोड़ा, मौसी से मिलने। वो शनाया शाह को परेशान नहीं करेगा, इसलिए तुम और वैभव राणा दोनों उसे और लखानी एंटरप्राइज को निशाना बनाना बंद कर दो। जैस्मीन भूली नहीं थी जिस दिन उसे पता चला कि वैभव राणा परिवार से है। उसी दिन उसने सब जोड़ लिया था और उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि लखानी एंटरप्राइज पर हो रहे हमलों में जगन बख्शी का कोई हाथ नहीं होगा। जगन ने बिना किसी अपराध बोध के कहा, वैभव ने सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिहाज के कारण ही लखानी ग्रुप अब तक टिका हुआ है, वरना अब तक लखानी एंटरप्राइज को यह भी नहीं पता चलता कि उन पर क्या गुजरी। जैस्मीन ने उसे गौर से देखा। मेरे लिहाज से तुम्हारा लखानी परिवार से क्या रिश्ता है? फिर उसे याद आया जगन उसे रिझाने की कोशिश कर रहा था, और वैभव राणा वो अफवाहों जितना निर्दयी नहीं था, कम से कम उसमें उस तरह की इंसानियत तो थी। जैस्मीन ने अपने भटकते विचारों को झटका दिया। उसे अपने कजिन पर तरस आ रहा था। सनी को थोड़ा वक्त दो, उसने जगन बख्शी से कहा। वो इस सब से निकल जाएगा, वो भी छोटा है। जब उसकी जिंदगी में सही लड़की आएगी वो आगे बढ़ जाएगा। जगन ने ठंडे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, हम साथ हों या ना हो, मैं वादा करता हूं अगर सनी हमारे सीईओ की पत्नी को परेशान करना बंद कर दे तो लखानी एंटरप्राइज को गिराने वाला मैं नहीं बनूंगा। असल में वो तो सिर्फ वैभव राणा के आदेश पर ही चलता था। सनी ने जैसे ही वैभव राणा की पहचान जानी उसने पीछे हटना सीख लिया। जगन ने आगे कहा, दिल्ली में कितने लोग होंगे जो वैभव राणा की औरत के लिए उससे टकराने की हिम्मत करें? ये तो सरासर बेवकूफी होगी। वैभव राणा और शनाया शाह कानूनी तौर पर पति पत्नी थे। जो भी उनके बीच आता वो सीधा सीधा घर तोड़ने वाला कहलाता। जैस्मीन ने बात बदलते हुए कहा, शनाया तो बस उंगली पर पट्टी बंधवाने अस्पताल गई थी, इतनी देर क्यों लग रही है? उसने मोबाइल उठाया, मैं अनिका को फोन करके पूछती हूँ। जगन ने सिर हिलाया। उसी वक्त उसने भी अपना फोन निकाला और पहले ली गई तस्वीर वैभव राणा को भेज दी। कुछ ही सेकंड में जवाब आया, एक सवालिया निशान। जगन ने टाइप किया, ये तुम्हारी पत्नी का खून है, तुम्हारी वजह से उसने कैंची से उंगली काट ली। जख्म इतना गहरा था कि उंगली लगभग कट ही गई थी। उसकी कजिन उसे तुरंत अस्पताल ले गई और स्क्रीन के उस पार वैभव राणा की दुनिया एक झटके में हिल चुकी थी। वैभव राणा का फोन हाथ से फिसलते फिसलते बचा। उंगलियां कांप रही थीं, सांसें बेकाबू थीं। उसने जल्दबाजी में नंबर लाया, जगन। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। शनाया किस अस्पताल में है? उसके शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे, वही शब्द जिनकी चोट से शनाया ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया था। पछतावा उसके सीने में किसी पत्थर की तरह धंस गया। वो खुद को कोसने लगा, मैं अपना गुस्सा क्यों नहीं रोक पाया? क्यों हर बार मेरी जुबान ही सबसे पहले जहर उगलती है? दूसरी ओर से जगन बख्शी की आवाज आई, थोड़ी थकी हुई, थोड़ी उलझी हुई। मुझे भी नहीं पता वो किस अस्पताल में है। मैं जब दुकान पहुंचा वहां सिर्फ जस्मीन थी। उससे पूछने पर पता चला कि तुम्हारी पत्नी घायल हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। अगर ज्यादा जाना है तो उसी को फोन करो। वैभव ने एक पल भी घुमाया नहीं, कॉल काटी और तुरंत शनाया शाह का नंबर डायल कर दिया। रिंग, 1 2, काफी देर तक। आखिरकार कॉल उठा। शनाया, तुम किस अस्पताल में हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं अभी आ रहा हूं। लेकिन जवाब शनाया की आवाज में नहीं था। फोन के उस पार अनिका थी। उस वक्त शनाया के हाथ में सुई लगी हुई थी। ड्रिप की बोतल से दवा की बूंदें एक एक कर उसकी नसों में उतर रही थीं। अस्पताल पहुंचने के बाद ही अनिका को चोट की गंभीरता का अंदाजा हुआ। डॉक्टर जब जख्म साफ कर रहे थे तो खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लाल बूंदें लगातार गिर रही थीं। अनिका को खून से थोड़ा डर लगता था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरकार उसने मुंह फेर लिया। तभी जाकर दिल की धड़कन कुछ संभली। शनाया की कैंची काफी पुरानी थी, जंग लगी हुई। डॉक्टर ने तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन और एंटीबायोटिक ड्रिप लगाने की सलाह दी। चोट उसके बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में थी। पट्टी के बाद फोन पकड़ना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने अनिका से कहा था कि कॉल वहीं उठा ले। फोन पर वैभव की बेचैनी भरी आवाज सुनकर अनिका के दिल में हल्की सी कसक उठी। उसके मन में वही पुराना सवाल उभरा, आखिर वैभव ने शनाया को ही क्यों चुना? मैं किस बात में कम थी उससे? लेकिन यह सोच पल भर में बुझ गई। उसने संयत स्वर में कहा, शनाया की पट्टी हो चुकी है, टिटनेस का इंजेक्शन भी लग गया है, अभी उसे ड्रिप चढ़ रही है। उसने ड्रिप की बोतल की ओर नजर डाली। लगभग 20 मिनट और लगेंगे, तुम फोन क्यों उठा रही हो? वैभव की आवाज अचानक सख्त हो गई। शनाया कहाँ है? अनिका के सब्र का बांध टूट गया। मैं क्यों नहीं उठा सकती? उसने तीखे स्वर में कहा। वो ड्रिप ले रही है, अभी बात नहीं कर सकती। फिर ठंडी सी हंसी के साथ बोली, और कुछ काम है? नहीं तो मैं फोन रख रही हूँ। कौन सा अस्पताल? वैभव ने लगभग आदेश देते हुए पूछा। अनिका की आवाज अब साफ साफ गुस्से से भरी थी। खुद पता करो, इतने काबिल हो तुम? जब शनाया से झूठ छुपाते रहे तब सब कुछ कितनी सफाई से संभाला था ना? उसने जोर देकर कहा, दिल्ली में गिने चुने अस्पताल ही हैं, ये मत कहना कि तुम्हें मिल नहीं पाएगा। एक पल की चुप्पी के बाद उसने आखिरी तीर छोड़ा, और अगली बार मुझसे बात करते वक्त जरा लहजा संभालना। मैं शनाया की बड़ी बहन जैसी हूं। वैभव राणा कुछ क्षणों तक चुप रह गया। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। वह इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता था कि अनिका करणवीर की बहन थी। उन दोनों के चेहरे, हाव भाव और आंखों की तीखी चमक में ऐसा साम्य था जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। और जैसे ही उन्हें यह पता चला कि वह शनाया शाह का पति है, दोनों का व्यवहार अचानक ऐसा हो गया मानो उम्र और रिश्ते के आधार पर वे उससे ऊपर हों। बड़ी बहनें, बड़े कजिन। यह बात वैभव को भीतर तक चुभ रही थी और उसने फोन काट दिया। दिल्ली स्कूल के सबसे नजदीक जो अस्पताल था वह दिल्ली कम्युनिटी हॉस्पिटल ही था। उसे जांचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसे पूरा यकीन था कि अनिका वहीं शनाया को लेकर गई होगी। अनिका पर वैभव के अचानक फोन काट देने का कोई असर नहीं पड़ा। उसने शांति से शनाया का फोन वापस उसके पर्स में रखा और हल्के से मुस्कुराकर बोली, शानू, तुम्हारी मां मेरी मौसी है, इस हिसाब से हम कजिन हुए।
डीएनए टेस्ट से यह बात साबित भी हो चुकी है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वह जरा मजाकिया लहजे में आगे बोली, और मैं तुमसे 1 साल बड़ी, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा तुम पर हक बनता है ना? और जब वैभव तुम्हारा पति है तो उस पर भी मेरा थोड़ा सा अधिकार बनता है। उसने आंखें मटकाई। तुम्हें उसे समझाना होगा कि मुझसे ढंग से बात करे, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शनाया के होंठों पर हल्की सी हंसी आ गई। उसने थकी आवाज में कहा, उसका मुंह है, अगर वो नहीं मानना चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ? अनिका ने तुरंत विरोध किया। नहीं नहीं, तुम्हें करना ही होगा, वरना वो हर बार मुझे ऐसे दिखेगा जैसे मैंने उसका कुछ छीन लिया हो। ठंडी आवाज, अकड़ा हुआ चेहरा, सब मुझे ही झेलना पड़ता है। फिर खिलखिलाकर बोली, भले ही मैं उसकी पत्नी नहीं हूं, लेकिन बड़ी बहन बनना भी कोई कम बात नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि वो मुझे इज्जत से देखे। वह शनाया के पास बैठ गई। उसकी पट्टी बंधी उंगली पर नजर पड़ी तो चेहरा गंभीर हो गया। सच सच बताओ, उसने नरमी से पूछा। ये चोट वैभव पर गुस्सा निकालते हुए लगी है क्या? शनाया ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चाहे जितनी भी नाराज हो जाऊं, खुद को नुकसान पहुंचाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने गहरी सांस ली। बस झुंझलाहट में हाथ ज्यादा जोर से लग गया होगा। एक हादसा था। अनिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, इस बार आवाज में सच्ची गंभीरता थी। देखो, वैभव सच में बहुत अच्छा इंसान है। उसका परिवार, राणा परिवार, दिल्ली के गिने चुने प्रतिष्ठित घरानों में से एक है। उसकी आंखों में अनुभव झलक रहा था। मैं खुद एक अमीर परिवार में पली बड़ी हूं, मुझे पता है ऐसे घर कैसे होते हैं, और पूरे राज्य में राणा परिवार जैसा दूसरा शायद ही कोई होगा। थोड़ी सी ईर्ष्या भी थी उसकी आवाज में। मुंबई में जिंदल परिवार का नाम भी बहुत बड़ा है, लेकिन उनके अलावा तीसरा नाम मुश्किल से मिलता है। राणा परिवार तो शिखर पर है, एकजुट, मजबूत और प्रभावशाली। उसने शनाया की ओर देखा। वैभव से कुछ दिन नाराज रहना ठीक है, लेकिन इसे लंबा मत खींचना। अगर तुमने उसे खो दिया तो जिंदगी भर पछताओगी। अनिका की आवाज कुछ भरा गई। मुझसे पूछो, मैं सालों तक उसी में उलझी रही। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने सोचा था कि मैं उससे शादी करूंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर उसने तुरंत छोड़ा। हाँ, उसके कामों को जरूर देखना। अगर वो तुम्हारे साथ गलत करे, जैसे पहले तुम्हें बंद करना या बेहोश करना, तो नाराज रहना जायज है। उसने ये बात पूरे यकीन के साथ कही। वैभव ऐसा इंसान था जिसके साथ जिंदगी बिताई जा सकती थी। शनाया, उसने धीरे से कहा, यहां कोई और नहीं है। मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूं, और तुम्हारी कजिन भी। उसकी आंखों में अपनापन था। भले ही हम हाल ही में मिले हों, लेकिन मुझे तुमसे अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। जो कह रही हूं दिल से कह रही हूं। उसने सीधा सवाल किया, तुम वैभव से तलाक नहीं लोगी, है ना? शनाया चुप रही। अनिका बोली, गुस्से में इंसान कुछ भी सोच सकता है, लेकिन वैभव कभी तलाक के लिए राजी नहीं होगा। दिल्ली में उसकी बात ही कानून है, और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकती हूं, अगर वो ना चाहे तो तुम्हारा डाइवोर्स का एप्लीकेशन भी फाइल नहीं होगा, और इसमें मित्तल परिवार भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अब जब तलाक मुमकिन नहीं, तो रिश्ते की सच्चाई का सामना करना होगा। उसने गहरी सांस ली। पहले तुम नहीं जानती थी कि वो राणा परिवार से है, तब सब बराबर लगता था। अब 2 अलग दुनिया टकरा रही हैं। भरोसा करो, अनिका ने कहा, उच्च घराने की बहू बनना आसान नहीं होता। उसने शनाया का हाथ थामा। सावधानी से, तुम्हें मजबूत बनना होगा। मुझे यकीन है कि तुम और लक्ष्मी दोनों में अजय हिम्मत है। इस हालात से संतुष्ट मत रहो। उन औरतों के लिए तुम्हारी महीने की कमाई सिर्फ एक बैग की कीमत होती है। उसकी आवाज दृढ़ हो गई। भविष्य में तुम सिर्फ खुद का नहीं, वैभव का भी प्रतिनिधित्व करोगी। राणा परिवार की होने वाली मालकिन के रूप में तुम्हारी भूमिका बहुत बड़ी है। उसने अपनी कहानी सुनाई। मेरी माँ अनाथ थी, उन्होंने अपने दम पर सब कुछ बनाया, लेकिन शादी के बाद उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। मेरे दादा उन्हें मानते थे, लेकिन मेरी दादी ठेठ सास की तरह पेश आती थी। अनिका की आंखों में आग सी चमकी। मेरी माँ ने हार नहीं मानी। जब मित्तल ग्रुप संकट में फंसा और पापा कुछ नहीं कर पाए, तब माँ ने हालात संभाले। मेरे 2 भाइयों के जन्म के बाद ही दादी ने उन्हें स्वीकार किया। उसने आखिरी बात बहुत साफ कही। मेरी माँ हमेशा कहती हैं, औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, मजबूत बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। यही एक रास्ता है इस कठोर और अन्यायी दुनिया में खुद को टूटने से बचाने का। ड्रिप की बूंदें गिरती रहीं, और शनाया हर शब्द को भीतर तक महसूस करती रही। क्या शनाया मानेगी? जानने के लिए बने रहे। उसने आखिरी बात बहुत साफ कही। मेरी मां हमेशा कहती हैं, औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, मजबूत बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। यही एक रास्ता है इस कठोर और अन्यायी दुनिया में खुद को टूटने से बचाने का। ड्रिप की बूंदें गिरती रहीं, और शनाया हर शब्द को भीतर तक महसूस करती रही। शनाया शाह चुपचाप अनिका को देखती रही। उसकी आंखों में न सवाल था न उत्तर, बस एक गहरी उलझन जो शब्दों में ढलने से पहले ही थक चुकी थी। फिर अचानक अनिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी देर बोलते बोलते गला सूख गया है, मैं जरा पानी ले आती हूँ, तुम्हें भी चाहिए? हाँ, अगर मिल जाए तो, शनाया ने धीरे से कहा। उसकी बात पर अनिका हंस पड़ी। उसने शरारत से शनाया का गाल हल्का सा चुटकी में दबाया। अरे हम बहनें हैं, इतनी फॉर्मेलिटी किस लिए? उसकी उंगलियां कुछ पल रुकी रहीं, और अचानक शनाया के चेहरे को छू गई। तुम अपने चेहरे का बहुत ध्यान रखती हो, छूने में कितना मुलायम लगता है। फिर आंखों में चमक ली, बोली, वैभव को भी तुम्हारा चेहरा छूना अच्छा लगता होगा, है ना? शनाया एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। उसके होंठ खुले, पर शब्द नहीं निकले। उससे पहले ही अनिका मुस्कुराती हुई वहां से उठ गई। वह दोनों के लिए गुनगुना पानी ले आई। जब शनाया ने अपनी पट्टी बंधी उंगलियों से गिलास उठाने की कोशिश की, अनिका ने उसका हाथ रोक दिया और गिलास सीधे उसके होंठों तक ले जाकर बोली, मैं पिला देती हूँ, मैं खुद पी सकती। शनाया ने संकोच से कहा, उंगलियां बनी है, लेकिन गिलास पकड़ सकती। पर फिर भी उसने अनिका की परवाह को ठुकराया नहीं। पानी पीने के बाद अनिका फिर से उसके पास बैठ गई। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने कहा, अभी के लिए मेरी बातें यहीं तक हैं, जो कुछ कहा है उस पर सोचो। उसकी आवाज गंभीर थी। अगर तुम बदलना नहीं चाहती तो यह बात वैभव को साफ साफ बता दो। अगर वह और उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते तो बेहतर है कि रिश्ता जल्दी ही खत्म कर दिया जाए। शनाया ने हल्की सी आपत्ति जताई। उसका परिवार मेरी आर्थिक स्थिति से अनजान नहीं है, शुरू से सब जानते थे। अनिका मुस्कुराई। यह सच है, राणा परिवार के बुजुर्ग काफी खुले विचारों वाले हैं। अगर उनके मन में कुछ होता भी है तो वे उसे जाहिर नहीं करते, वे युवाओं के फैसलों का सम्मान करते हैं। उसने साफ कहा, तुम्हारी असली चुनौती वैभव है। अनिका ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं लगता कि डाइवोर्स या फिर सेपरेशन संभव है जब तक वह तुम्हें प्यार करता है। फिर उसने हल्के मजाक में जोड़ा, और वह तो बेहद अधिकार जताने वाला और समर्पित इंसान है।
अगर तुम उसे छोड़ना चाहो, उसने आंख मारी, तो शायद तुम्हें अगले जन्म का इंतजार करना पड़े। शनाया ने थकी हुई सांस छोड़ी। अनिका, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। उसकी आंखें नम हो गईं। मान लो हम अभी सुलह कर भी लें तो भी मेरे मन में हमेशा यह भावना रहेगी कि मैं उसके लिए कमतर हूं। और जब इंसान खुद को कम समझने लगता है तो वह ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। संवेदनशीलता से गुस्सा जल्दी आता है, झगड़े बढ़ते हैं। उसकी आवाज कांप गई। और हमारा रिश्ता वैसे भी इतना गहरा नहीं है कि रोज रोज के झगड़े झेल सके। ब्रेकअप की बात, वह कुछ पल रुकी। सच है कि वह अभी तैयार नहीं है, और सच यह भी है कि मैं खुद भी टूट जाऊंगी। उसने सिर झुका लिया। मुझे भी उससे लगाव है, बस मुझे थोड़ा सोचने दो, शनाया ने कहा। उसने बहुत सोचा था, भविष्य के उन रास्तों के बारे में जहां हर कदम पर सवाल होंगे। जैसा अनिका ने कहा था, अब वह सिर्फ शनाया शाह नहीं थी, वह वैभव राणा की पत्नी शनाया राणा थी। राणा परिवार का चेहरा। उसका हर व्यवहार, हर शब्द जांच के दायरे में होगा। एक छोटी सी चूक सोशल मीडिया की आग बन सकती थी और उसकी प्रतिष्ठा के साथ साथ पूरे राणा परिवार की छवि को जला सकती थी। एक उच्च घराने की बहू बनना कठिन था, और शहर के सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनना उससे भी ज्यादा। उसके पास कोई मजबूत पारिवारिक सहारा नहीं था। अगर वह वैभव के साथ लंबा सफर तय करना चाहती थी तो उसे खुद को मजबूत बनाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मासी ने मित्तल परिवार में किया था। लेकिन यह कहना आसान था, करना नहीं। हर इंडस्ट्री पहले से भरा हुआ था। नया कुछ शुरू करना लगभग असंभव लगता था। वह यह भी नहीं जानती थी कि शुरुआत कहां से करे। पहले उसके सपने बहुत साधारण थे, अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ किताबों की दुकान चलाना, ऑनलाइन स्टोर से थोड़ी बहुत कमाई, और धीरे धीरे एक घर की डाउन पेमेंट के लिए बचत। दिल्ली जैसे जीवंत शहर में एक छोटा सा अपना घर। कई नौकरी पेशा लोगों की तुलना में वह पहले ही बेहतर स्थिति में थी। उसने कभी अमीर घरानों में शादी का सपना नहीं देखा, कभी उनकी दुनिया में घुसने की चाह नहीं रखी, क्योंकि वह जानती थी खुद को ऐसे दायरे में ढालना जहां वह दिल से नहीं जुड़ती उसे मंजूर नहीं। उसके भीतर किसी बड़ी महत्वाकांक्षा की आग नहीं थी। वह बस एक शांत सादा जीवन चाहती थी। और वैभव से उसकी अचानक हुई शादी का कारण सब जानते थे। इस पर अब कहने को कुछ भी नहीं बचा था, और यह एहसास उसे भीतर तक झकोर गया। वह न तो पीछे हट सकती थी, न ही आगे बढ़ पा रही थी। एक अजीब सी स्थिति में फंसी हुई थी वह, जहां हर रास्ता धुंधला था। उसकी मौसी के रास्ते पर चलना यह लगभग नामुमकिन लग रहा था। उस दौर में हालात अलग थे, मौके मिलते थे, और अगर कोई औरत उन्हें पकड़ ले तो वह ऊपर उठ सकती थी। लेकिन आज का समय निर्दयी था। हर क्षेत्र भरा हुआ, हर दरवाजा आधा बंद। फिर भी शनाया यह बात भली भांति जानती थी कि एक महिला के लिए खुद को मजबूत बनाना कितना जरूरी है। उसने कभी यह नहीं चाहा था कि वह पूरी जिंदगी किसी आदमी पर निर्भर रहे। अपनी बहन लक्ष्मी की शादी से उसने एक कड़वा सबक सीखा था। मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जैसे वादे पल भर में खोखले हो सकते हैं, इंसान बदल जाता है, उसका लहजा, उसका रवैया, सब कुछ। तभी अचानक कमरे में हलचल हुई। काले सूट में कई आदमी किसी एक शख्स को घेरे हुए अंदर दाखिल हुए। उनकी मौजूदगी ने शनाया को उसके ख्यालों की दुनिया से झटके में बाहर खींच लिया। अनिका और शनाया दोनों की नजरें अनायास उधर चली गईं। पहले तो अनिका को लगा कि शायद वैभव आ गया है, लेकिन अगले ही पल उसकी पलकें झपकीं और वह बुदबुदाई, ये यहां क्यों है? उसे अस्पताल में उससे मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। शनाया ने उसकी ओर देखा। क्या तुम उन्हें जानती हो? अनिका ने जवाब दिया, उनमें से सिर्फ एक को, बाकी उसके बॉडीगार्ड हैं। उनके नाम मुझे भी नहीं पता। वह कौन है? शनाया की जिज्ञासा जाग उठी। अनिका ने धीमे स्वर में कहा, बिजनेस की दुनिया का बहुत बड़ा खिलाड़ी। फिर उसने जोड़ा, ऊपर से बहुत सौम्य लगता है, लेकिन असल में बेहद निर्दयी है। शनाया निरुत्तर रह गई। मन ही मन सोचा, इससे बढ़िया नाम ही बता देती तो क्या चला जाता। अनिका ने आगे कहा, उसकी कई बड़ी कंपनियों से साझेदारी है। फिर उसने शनाया की ओर देखा, तुम जिस आदमी के बारे में पूछ रही हो वह मुंबई की रावत कॉर्पोरेशन से जुड़ा है। मैंने पहले जिंदल परिवार का जिक्र किया था ना, वे राणा परिवार के बराबर माने जाते हैं। यह शख्स रविंद्र जिंदल उस परिवार का 5वां बेटा है और मौजूदा मुखिया का छोटा भाई। अनिका मुस्कुराई। वैभव की तरह वह भी हमेशा बॉडीगार्ड्स के साथ चलता है। फर्क बस इतना है कि वैभव उन्हें मुझ जैसी दीवानियों से बचने के लिए लाता है। उसकी आंखों में शरारत चमकी, और रविंद्र उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसे सेल्फ डिफेंस ज्यादा नहीं आती। शनाया ने पलकें झपकाईं। स्पष्ट था अनिका को रविंद्र जिंदल काफी पसंद था। रविंद्र जिंदल, यह नाम जाना पहचाना सा लगा। वैभव ने कभी उसका जिक्र किया था, कहा था कि वह भी एक ऐसा आदमी है जिसके साथ जिंदगी बिताई जा सकती है। हालांकि मुंबई दिल्ली से काफी दूर था। जब वैभव ने जैस्मीन और जगन बख्शी को मिलाने की कोशिश की और बात आगे नहीं बढ़ी, तो उसने यह भी कहा था कि वह रविंद्र से जैस्मीन की मुलाकात करवाएगा। उसे डर था कि जैस्मीन इतनी दूर शादी करने से हिचकिचाएगी। ऊपर से जिंदल परिवार की ताकत जो किसी को भी दबाव में ला सकती थी। उसके बाद यह विषय फिर कभी उठा ही नहीं। अनिका ने गंभीरता से कहा, ऐसे लोग जो बड़ी कंपनियां चलाते हैं और कारोबार की दुनिया में सांस लेते हैं, उनका एक सख्त बेरहम पक्ष भी होता है। उनकी शालीन मुस्कान से धोखा मत खाना। मेरे बड़े भाई जिंदल परिवार के पुरुषों की बहुत इज्जत करते हैं। अगर तुम उन्हें उकसाओ नहीं तो वे बहुत सहज और जमीन से जुड़े होते हैं। वे अमीर घरानों की तरह रौब नहीं झाड़ते। यहां तक कि उनके परिवार का मुखिया भी साधारण इंसान की तरह जीता है। अनिका की आवाज धीमी हो गई। लेकिन अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया, उसने शनाया की आंखों में देखा, तो शायद तुम्हें पता भी न चले और तुम्हारी जिंदगी उलट पलट हो जाए। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई, और उस खामोशी में शनाया का दिल और भी भारी हो गया। अनिका ने हल्की सांस ली और बोली, असल में जिंदल परिवार के मुखिया की कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। उनकी शादी भी अचानक हुई थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। फिर उसने धीमे स्वर में जोड़ा, बस फर्क इतना है कि उनकी पत्नी तुमसे ज्यादा भाग्यशाली निकली। शनाया उसकी ओर देखने लगी। वह गांव में पली बड़ी थी, अनिका बताती रही, लेकिन उसे गोद लेने वाले माता पिता ने उसे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया, अच्छे संस्कार दिए, अच्छा जीवन दिया। उसे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने उसे सच में अपनाया, और एक बड़ा भाई भी जो उस पर जान छिड़कता था। अनिका के शब्दों में हल्की सी कसक उतर आई। बाद में उसे पता चला कि उसके जैविक माता पिता चेन्नई के सबसे अमीर परिवार में से एक हैं, वीरानी परिवार। एक ही रात में एक गांव की लड़की चेन्नई के सबसे प्रतिष्ठित घराने की बेटी बन गई। उसकी हैसियत, उसकी पहचान, सब कुछ बदल गया। अनिका ने निष्कर्ष निकाला, इसलिए वह जिंदल परिवार के मुखिया के लिए हर तरह से उपयुक्त थी, रुतबे में भी, पहचान में भी। मित्तल परिवार से ताल्लुक रखने वाली अनिका ऊंचे समाज की इन कहानियों से भली भांति परिचित थी, और वह जानती थी उसकी यह छोटी बहन शनाया इतनी किस्मत वाली नहीं थी। शनाया, अनिका ने अचानक पूछा,
क्या मुझे जाकर उनसे मिल लेना चाहिए? मैं रविंद्र जिंदल से पहले कई बार मिल चुकी हूँ। शनाया मुस्कुराई। जब पहचान है तो जाकर हालचाल ले ही लो, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। अनिका हंसते हुए उठ खड़ी हुई। तुम यहीं बैठो। वैसे इतनी सारी बॉडीगार्ड्स के साथ अस्पताल क्यों आया है? कहीं नर्सें सुई से मार ही न दें, इसका डर तो नहीं? यह सुनकर शनाया हंसी रोक नहीं पाई। अनिका बड़बड़ाती हुई उसकी ओर बढ़ी। देखो जरा, कितना रौब। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंचती, रविंद्र अचानक पलटा और तेज कदमों से वॉशरूम की ओर भाग गया। उसके बॉडीगार्ड्स घबरा गए, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। अनिका ठिठक गई। क्या हुआ मिस्टर जिंदल को? उसने उत्सुकता से पूछा। उसका हाव भाव देखकर तो यही लग रहा था कि मामला पेट से जुड़ा है। बॉडीगार्ड्स भी अनिका को यहां देखकर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मित्तल परिवार की बेटी यहां मौजूद होगी, वह भी तब जब उनका साहब ऐसी हालत में हो। एक बॉडीगार्ड ने संकोच से पूछा, आप यहां कैसे, मिस अनिका मित्तल? अनिका ने सहजता से जवाब दिया, मेरी कजिन को चोट लगी है, ड्रिप चढ़ रही है, उसी का साथ दे रही हूं। फिर उसने सवाल किया, मिस्टर जिंदल को पेट की तकलीफ है क्या? बॉडीगार्ड ने सिर्फ हूं किया, ज्यादा कुछ नहीं बोला। डॉक्टर को दिखाया? अनिका ने पूछा। हाँ, दवा लिखी गई है और ड्रिप भी लगनी है। अनिका ने चिंता जताई। इतनी गंभीर बात है क्या? इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अनिका समझ गई, वे असली वजह नहीं बताना चाहते। उसने ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा और वापस जाकर शनाया के पास बैठ गई। कुछ देर बाद रविंद्र वॉशरूम से बाहर आया। नर्स तब तक ड्रिप तैयार कर चुकी थी। असल में वह वार्ड में जाकर लेटना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अनिका पर पड़ी, वह सीधा खड़ा हो गया, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ संभल कर आगे बढ़ा, मानो अपनी कमजोरी छुपाना चाहता हो। नमस्ते मैडम राणा और मिस अनिका मित्तल। अब दिल्ली में शनाया शाह को कौन नहीं जानता था? वह राणा परिवार की बहू जो अचानक कहीं से प्रकट हुई थी। अगर वैभव, राणा और जगन बख्शी न होते तो मीडिया अब तक उसे घेर चुका होता और वह शांति से ड्रिप भी न लगवा पाती। शुरू में तो शनाया को एहसास ही नहीं हुआ कि मिसेस राणा उसे कहा जा रहा है। अनिका ने ही बात आगे बढ़ाई। आपकी तबीयत कैसी है जिंदल साहब? रविंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अचानक पेट में संक्रमण हो गया, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और ऊपर से बुखार। अब और सहा नहीं गया, इसलिए अस्पताल आना पड़ा। ओह, अनिका बोली, काफी तकलीफ देह लगता है, ज्यादा पानी पीजिए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, रविंद्र ने शालीनता से कहा। तभी उसकी नजर शनाया की उंगली पर गई जो पट्टी में लिपटी हुई थी। उसने चिंतित होकर पूछा, आपको चोट लगी है? शनाया ने हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कैंची कितनी तेज है? बस यही जांच रही थी और हाथ कट गया। रविंद्र एक पल के लिए निरुत्तर रह गया। उसकी नजर शनाया और अनिका पर गई। मन में एक सवाल उठा, जब मिसेज राणा घायल हैं तो यहाँ अनिका क्यों है, वैभव क्यों नहीं? फिर वह शनाया के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और ड्रिप लगवाने लगा। कम से कम इस तरह वह अनिका से बातचीत तो कर सकता था। बॉडीगार्ड्स ने उसकी दवाइयां उसे थमाई, गुनगुना पानी दिया। दवाइयों और ड्रिप के साथ उम्मीद थी कि उसकी हालत जल्द सुधर जाएगी। कुछ ही मिनट बीते थे कि वैभव राणा लगभग दौड़ता हुआ अस्पताल के उस हिस्से में पहुंचा। शनाया, उसकी नजरें बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, शनाया शाह को। आसपास कौन है कौन नहीं, इसका उसे कोई होश ही नहीं रहा। अनिका मित्तल के पास बैठे रविंद्र जिंदल को वह पूरी तरह नजरअंदाज कर गया। वह तेज कदमों से शनाया के पास पहुंचा, ड्रिप की बोतल देखी, फिर घुटनों के बल बैठ गया। बड़े जतन से उसने उसकी उंगली थामी जिस पर पट्टी बंधी थी। उसकी आवाज में कसक साफ झलक रही थी। दर्द हो रहा है? शनाया ने हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ कहा। खुद कटवा कर देखोगे तो पता चल जाएगा। उसके शब्दों ने वैभव के दिल को जैसे चीर दिया। अपराध बोध की लहर उसके चेहरे पर साफ उतर आई। मुझे माफ कर दो शनाया, फिर से मेरी ही गलती है। शनाया ने होंठ भींच लिए। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, खुद ही कट गया। वैभव ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराईं, फिर शनाया ने आंखें फेर लीं। उस छोटे से पल ने वैभव के दिल को कसकर जकड़ लिया। वह खड़ा हुआ और कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, ट्रिप खत्म हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठंडे पानी से दूर रहना। वह जल्दी जल्दी जोड़ बैठा, कुछ दिनों तक, ताकि जख्म में इन्फेक्शन न हो। शनाया ने शांत स्वर में कहा, तुम ऑफिस में बहुत बिजी हो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अनिका मुझे घर छोड़ देगी। शनिवार का दिन था, फिर भी राणा ग्रुप के ऑफिस में ओवरटाइम चल रहा था। काम का दबाव साफ झलक रहा था। वैभव बस उसे देखता रह गया। थोड़ी दूरी पर बैठे अनिका और रविंद्र ने एक दूसरे की ओर देखा। रविंद्र ने गला साफ किया, तभी वैभव की नजर उसको। आप यहाँ? वैभव ने आश्चर्य से पूछा। रविंद्र जिंदल? रविंद्र ने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ, आप कई मिनट से खड़े हैं और मुझे देख ही नहीं पाए। लगता है मुझ में और अनिका जी में अदृश्य होने की कला आ गई है। वैभव को उसकी बात का बुरा नहीं लगा। वह अब भी हैरान था। क्या हुआ आपको? पता नहीं क्यों रविंद्र ने कंधे उचकाए। अचानक पेट ने बगावत कर दी, उल्टी, दर्द, बुखार और हालत ऐसी हो गई कि अस्पताल आना ही पड़ा। वैभव की नजर अनिका पर गई। अनजाने में उसके मन में एक अजीब सा ख्याल उभरा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जंचते हैं। उसी समय अनिका ने कहा, वैभव, शनाया की ड्रिप खत्म हो गई है, नर्स को बुला लो, सुई निकलवानी है। अनिका के आदेश देने वाले लहजे से वैभव को चिढ़ हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और नर्स को बुलाने चला गया। नर्स ने सुई निकाली। वैभव स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा कि शनाया की उंगली पर दबाव दे सके, मगर अनिका उससे पहले झुक गई। उसने बड़े स्नेह से कहा, शनाया, थोड़ी देर दबा कर रखो, खून नहीं निकलेगा। वैभव खुद को पीछे हटता हुआ महसूस करने लगा। वह अनिका से बहस नहीं कर पाया। दवाइयां मिल गई? उसने चिंता से पूछा। अभी नहीं, अनिका बोली, फार्मेसी से ले आओ, खाने की दवा नहीं है, सब जख्म के लिए लगाने वाली है। वैभव होंठ दबाए बिना कुछ कहे फार्मेसी की ओर चला गया, जिसके बाद जैसे ही वो वापस लौटा, उसे शनाया कहीं नजर ही नहीं आई। बगल में पड़ा रविंद्र हाथ ऊपर करते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या शनाया वैभव को माफ करेगी? जानने के लिए बने रही। वैभव के जाते ही अनिका ने शनाया को सहारा देकर बाहर की ओर ले जाना शुरू किया। शनाया, वैभव दवाइयां लेकर लगभग दौड़ता हुआ लौटा। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं प्लीज। फिर वह अनिका की ओर मुड़ा। थैंक यू अनिका, आपने इसका बहुत ध्यान रखा। असल में अस्पताल आने का फैसला शनाया का नहीं था, अनिका ने जिद की थी। वैभव इस बात के लिए उसका आभारी था। शनाया और वैभव के रिश्ते में जो हल्की सी गर्माहट लौटी थी, वह अनिका की मौजूदगी में फिर से ठिठक गई। वैभव को यह बात चुभ रही थी, कहीं ना कहीं उसे जलन भी हो रही थी, मगर वह इस सच से इनकार नहीं कर सकता था कि अनिका दिल से शनाया की परवाह करती है। अब वह अनिका के साथ पहले जैसा ठंडा व्यवहार भी नहीं कर सकता था। अनिका शनाया की करीबी थी, पर वैभव के दिल में एक टीस फिर से जाग उठी। उसे लगा जैसे शनाया सबका ख्याल रखती है, बस उसका नहीं। और यही एहसास उसके सीने में एक बार फिर कड़वाहट घुल गया।
अनिका मित्तल ने शनाया शाह की ओर देखते हुए पूछा, शनाया तुम क्या चाहोगी? तुम्हें घर वैभव छोड़ दें या मैं? शनाया ने हल्की सी थकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं खुद कैब ले लूंगी। वह नहीं चाहती थी कि वैभव या अनिका में से कोई भी उसे छोड़े, क्योंकि किसी एक को चुनना दूसरे को ठेस पहुंचाने जैसा लगता। उफ, जिंदगी वाकई बहुत उलझी हुई हो गई थी। अनिका ने एक पल सोचा, फिर बोली, ठीक है, वैभव ही तुम्हें घर छोड़ दे। मैं भी काफी देर से बाहर हूं, मम्मी को तो पता भी नहीं कि मैं आई हूं। ये कहते हुए उसने शनाया का हाथ छोड़ा और 2 कदम आगे बढ़ गई। फिर अचानक रुक गई। पीछे मुड़कर उसने वैभव को पुकारा, वैभव। उसकी आवाज में सख्ती थी। शनाया पर दबाव मत डालना। याद रखना, मेरा परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ये मत समझना कि उसके पास मायका नहीं है, इसलिए तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुमने दोबारा उसकी आजादी पर रोक लगाने की कोशिश की तो मैं खुद आकर तुमसे हिसाब लूंगी। वैभव का चेहरा तन गया। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। वह उसे सताना नहीं चाहता था, वह तो बस उसे बाहों में भर लेना चाहता था। अनिका ने बात यहीं खत्म नहीं की। शनाया, अगर ये तुम्हारे साथ जरा भी बुरा बर्ताव करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लूंगी। और वैभव, मुझसे बात करने का लहजा बदलो। अगर तुम मुझे इज्जत नहीं दोगे तो इसका मतलब है कि तुम शनाया के परिवार का सम्मान नहीं करते, और इसका एक ही मतलब होगा, तुम्हारा प्यार उतना गहरा नहीं है जितना तुम दिखाते हो। वैभव के पास कोई जवाब नहीं बचा। उसका मन हुआ जोर से कुछ कह दे। मित्तल परिवार के लोग सब एक जैसे हैं। करणवीर भी ऐसा ही था। अनिका आत्मसंतोष भरी मुस्कान के साथ वहां से चली गई, जैसे कोई जंग जीत कर लौट रही हो। वैभव ने झुंझलाकर कहा, शनाया, मैं तुम्हारे परिवार का सम्मान करता हूं। अनिका जानबूझकर हमारे बीच गलतफहमी पैदा कर रही है। वो चाहती है कि हम अलग हो जाएं। शनाया ने उसे देखा। नजर में थकान थी, पर आवाज में साफ कोई। मेरे आने से पहले अनिका ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा था, लेकिन एक भी बात हमें अलग करने के लिए नहीं थी। तुम हर किसी को अपने पैमाने से मत तौला करो। अगर तुम उसे फिर से गलत समझोगे तो चोट सिर्फ तुम्हें ही लगेगी। अनिका सच में बहुत अच्छी लड़की है। यह कहकर उसने वैभव के हाथ से दवाइयों का थैला लिया। उसके पास से गुजरते हुए आगे बढ़ गई। वैभव के सीने में कुछ टूट सा गया। वो चुपचाप उसके पीछे अस्पताल से बाहर आ गया। गेट पर जतिन और बाकी लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने दोनों को देखा, आदर से शनाया का अभिवादन किया। शनाया रुकी नहीं, बस हल्के से सिर झुकाया और आगे बढ़ गई। जब उसने वैभव की कार की ओर जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया तो वैभव का चेहरा बुझ गया। उसने जतिन से कहा, मिसेस को घर छोड़ दो, मैं ऑफिस लौट रहा हूं। जी सर, जतिन ने समझदारी से जवाब दिया। वह जानता था कि दोनों के बीच सब ठीक नहीं है, इसलिए कोई अतिरिक्त बात नहीं की। वह जल्दी से कार में बैठा और शनाया के पीछे निकल पड़ा। दूर से वैभव ने देखा, शनाया आखिरकार कार में बैठ गई। उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। कम से कम मेरी व्यवस्था तो उसने टुकराई नहीं। ऑफिस लौटते ही वैभव ने चंदन को आदेश दिया कि सारे जरूरी दस्तावेज उसके ऑफिस में भिजवा दिए जाएं। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। जगन बख्शी और कबीर तक को लौटा दिया गया। उधर शनाया वापस अपनी किताबों की दुकान पहुंची। हाथ में चोट होने के कारण वह अब कोई क्राफ्ट नहीं बना सकती थी। वह काउंटर पर बैठी एक पेन हाथ में लिए कागज पर यूं ही कुछ लिखती रही, बिना किसी मतलब के। तभी जैस्मीन बाहर से आई। उसके हाथ में कटे हुए खरबूजे की प्लेट थी। उसने प्लेट शनाया के सामने रखी। पास बैठते हुए उसे कांटा पकड़ा दिया। सब कुछ अपने अंदर मत रखो, उसने नरमी से कहा। मुझसे बात कर सकती हो? शनाया ने गहरी सांस ली। किताबों की दुकान और ऑनलाइन स्टोर के अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? कौन सा ऐसा काम है जिससे जल्दी अच्छा पैसा कमाया जा सके? जैस्मीन हंस पड़ी। अगर ऐसा ही है तो लॉटरी टिकट खरीद लो, क्या पता 2-4 मिलियन जीत जाओ। शनाया ने सिर हिला दिया। छोड़ो, मेरी किस्मत इतनी मेहरबान कभी रही ही नहीं। पैसा तो इंसान को खुद कमाना पड़ता है। शायद इसी वजह से मैं हमेशा खाली जेब ही रही हूं। उसकी हंसी हल्की थी। तभी जैस्मीन ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम अचानक पैसे कमाने के बारे में क्यों सोच रही हो? क्या पैसों की कमी हो गई है? शनाया शाह ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरे अकाउंट में कुछ लाख रुपए हैं। न तो मैं गरीब हूं, नहीं अमीर। लेकिन अनिका ने मुझसे बहुत कुछ कहा और अब मुझे वैभव और मेरे बीच के फर्क के बारे में सोचना पड़ रहा है। जैस्मीन ने धीरे से पूछा, तो क्या तुम अब उससे नाराज नहीं हो? शनाया ने एक लंबी सांस ली। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मेरा भविष्य। मुझे सोचना होगा कि उसके साथ मेरी जिंदगी कैसी होगी। उसकी आवाज में थकान थी। मैं तो बस एक साधारण आदमी से शादी करना चाहती थी। पता नहीं कैसे इतनी गहरी खाई में गिर गई। अब बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता। अनिका कह रही थी कि अगर मैं तलाक के लिए भी अर्जी दूं तो वैभव की मर्जी के बिना मैं निकल नहीं पाऊंगी। जैस्मीन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। शनाया ने कड़वाहट के साथ जुड़ा, अगर मैंने तलाक की हिम्मत की तो वह मुझे जिंदगी भर घर में कैद करके रख सकता है। बस करो, जैस्मीन ने तुरंत टोका। ऐसी बातें मत कहा करो, तुम और परेशान हो जाओगी। शनाया ने खरबूजे का एक टुकड़ा मुंह में रखा और हल्की सी मुस्कान आई। ये खरबूजा बहुत मीठा है, होना ही था। जैस्मीन हंस पड़ी। खुद चुनकर लाई हूं। सच कहूं तो हमें डर था कि सच जानने के बाद अनिका तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन जैसा उसने रिएक्ट किया, वो अब भी समझदार है। गुस्सा है लेकिन तुम्हें दोष नहीं दे रही। अगर किसी को दोष देना भी हो, जैस्मीन ने गंभीर होकर कहा, तो वो इस बात को लेकर होना चाहिए कि वैभव और अनिका की किस्मत साथ नहीं थी। वैभव ने कभी उससे प्यार का वादा नहीं किया। उसे पसंद करने का हक अनिका को था और वैभव को मना करने का भी। तुम बस अपनी और वैभव की सच्चाई पर ध्यान दो, बाकी किसी चीज के बारे में मत सोचो। शनाया ने कांटा प्लेट में रख दिया। मुझे अकेले सोचने दो प्लीज। हर कोई उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अब और कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। जैस्मीन ने उसकी हालत समझते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे और नहीं खाओगी? नहीं, शनाया ने धीरे से कहा। भूख नहीं है। जैस्मीन ने जोर नहीं दिया। प्यार में चोट खाए लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ ज्यादा खाने लगते हैं और कुछ खाना पीना ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे बाहर अंधेरा गिरने लगा। तभी दुकान के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ ही पल में माया दादी और तानिया अंदर आ गई। माया दादी, जैस्मीन ने झिझकते हुए अभिवादन किया। उसने तानिया को पहली बार देखा था। शनाया तुरंत खड़ी हो गई। दादी, मम्मी, आप यहाँ कैसे? अब जैस्मीन समझ गई थी कि माया दादी के साथ खड़ी महिला वैभव की मां और उसकी सास तानिया थी। हम माफी मांगने आए हैं, माया दादी ने सीधा कहा। शनाया, सबसे पहले झूठ मैंने बोला था। अगर किसी पर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो। रुको, ये हाथ क्या हुआ? माया दादी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में सच में पछतावा था। कैंची से कट गया था। शनाया ने सहज स्वर में कहा, कुछ ज्यादा नहीं है। उसने दोनों को बैठने का इशारा किया। जैस्मीन ने पानी दिया और चुपचाप पीछे हट गई। माया दादी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने एहसान और जिद के चलते वैभव पर शादी का दबाव डाला था।
बात खत्म करते हुए उनकी आवाज भारी हो गई। शनाया, वैभव ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैंने उसे उकसाया। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे देना, मुझे बस यही कहना था। अब हम चलते हैं। शनाया उन्हें छोड़ने के लिए खड़ी हुई। माया दादी और तान्या ने मना किया, लेकिन उसने जिद की। बाहर तक छोड़कर आने के बाद उसने वहीं खड़े खड़े वैभव को फोन लगाया। पहली ही रिंग में कॉल उठ गया। वैभव, उसने शांत आवाज में कहा, ऑफिस के बाद मुझे लेने आ जाना, हमें घर पर बात करनी है। उस पार वैभव का दिल जोर से धड़क उठा, हथेलियां पसीने से भर गईं। फिर भी उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन दोनों जानते थे कि उस रात होने वाली बातचीत उनकी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। वैभव राणा को फोन करने के बाद शनाया शाह ने अपनी बहन लक्ष्मी को बताया कि वह शाम को स्प्रिंगफील्ड वापस जा रही है, वैभव से खुलकर बात करने के लिए, और फिर रात को किराए के फ्लैट लौट आएगी। लक्ष्मी ने बिना किसी हिचक के कहा, ठीक है, चाहे जितनी देर हो जाए, कोई बात नहीं, मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगी। कॉल खत्म करने के बाद भी शनाया सीधे दुकान नहीं लौटी। वह स्कूल के सामने बहती नदी के किनारे अकेले टहलने लगी। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। हर सांस के साथ उसका मन थोड़ा शांत होता जा रहा था। असल समस्या यह नहीं थी कि वह गुस्से में थी या नहीं, असल समस्या थी उस और वैभव के बीच का फासला। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि वह काफी आगे आ चुकी है। वह रुकी और पलटकर वापस देखने लगी। तभी उसने देखा थोड़ी दूरी पर जैस्मीन चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। शनाया ठटकी, फिर अपनी दोस्त की ओर बढ़ी। मैं संभल जाऊंगी, उसने धीमे से कहा। जैस्मीन मुस्कुराई। मुझे पता है, मैं बस इसीलिए पीछे आई थी कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो। शनाया ने उसे देखा और अचानक उसे गले लगा लिया। जैस्मीन, मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूं कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। जैस्मीन ने भी उसे थाम लिया, और मैं भी। उसने शनाया की पीठ थपथपाई और फिर दोनों साथ साथ चलने लगी। चलो, कुछ खाने के लिए वापस चलें? जैस्मीन ने पूछा। मैंने वैभव से कहा है कि वह मुझे लेने आए, शनाया ने जवाब दिया। जैस्मीन ने उसे गौर से देखा। वो तो क्या तुमने उसे माफ कर दिया? शनाया ने सिर हिलाया। मैं उससे नाराज हूं, लेकिन नफरत नहीं करती। अभी सबसे जरूरी है कि हम अपने बीच के फर्क पर बात करें। मैं उससे ईमानदारी से बात करना चाहती हूँ। जैस्मीन ने हामी भरी। हाँ, बात करना जरूरी है, बिना बातचीत के कोई रिश्ता नहीं टिकता। शनाया ने भी सिर हिला दिया। कुछ ही देर में वैभव आ पहुंचा और उसके साथ था जगन बख्शी भी था। वह जैस्मीन को डिनर पर बुलाने आया था। दोनों खड़े खड़े दिखते रहे जब तक शनाया वैभव की गाड़ी में बैठकर चली नहीं गई। गाड़ी ओंझल होते ही जगन ने जैस्मीन की कोहनी से हल्का सा धक्का दिया। तो सुलह हो गई क्या? वैभव तो ऑफिस से ऐसे निकला था जैसे लॉटरी लग गई हो। वो तो जैसे हवा में उड़ रहा था। जैस्मीन हंसती। लॉटरी की रकम उसके सेविंग्स के सामने कुछ भी नहीं। खुश होने की वजह बस इतनी है कि शनाया अब उससे बात करने को तैयार है। सुलह इतनी जल्दी नहीं होगी, पहले मसला हल करना पड़ेगा। उसने गंभीर होकर जुड़ा, और जैसा मैंने कहा, शनाया समस्याओं से भागने वाली नहीं है, उसे बस थोड़ा वक्त चाहिए। जगन ने तुरंत तारीफ कर दी। हाँ हाँ, आप तो सबसे खूबसूरत लेडी हैं जो कहती हैं, बिल्कुल सही कहती हैं। जैस्मीन ने आंखें तरेड़ दी। ये तारीफ कम, तंज ज्यादा लग रहा है, और मैं भला आपके सामने अपनी खूबसूरती की बात कैसे कर सकती हूँ? गलती हो गई। जगन हंसा। चलो, मैं तुम्हें इटालियन खिलाने ले चलता हूँ। तभी जैस्मीन बोली, दिवांश को भी कॉल करो। जगन का चेहरा उतर गया। ठीक है, मन ही मन उसने सोचा, साला पहले जीजा बनने की कोशिश की, अब तीसरा पहिया बन गया। उधर स्प्रिंगफील्ड पहुंचते ही वैभव बोला, तुम पहले टीवी देख लो शनाया, मैं खाना बनाता हूँ। उसने कोट उतारा, सीधे किचन में गया और एप्रन पहन लिया। खाने के बाद बात करेंगे। शनाया के फोन के बाद वैभव ने गायत्री शर्मा को कॉल करके सामान भिजवाने को कहा था, लेकिन खाना वह खुद ही बनाना चाहता था। शनाया चुपचाप बालकनी में चली गई और पौधों को पानी देने लगी। अचानक वैभव घबराकर बाहर आया। शनाया, ध्यान रखना, पानी हाथ पर मत लगने देना, इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी आवाज में डर था और आंखों में वही पुरानी चिंता। शनाया कुछ नहीं बोली, बस उसने दाहिने हाथ में पानी का कैन थामा हुआ था। उसने जानबूझकर उसे थोड़ा ऊपर उठाया और मुड़कर वैभव राणा की ओर देखा, जैसे बिना कहे यह जताना चाहती हो कि वह दाहिने हाथ से काम कर रही है। उसका बायां हाथ घायल था, एक ही हाथ से सब करना थका देता है। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने गायत्री शर्मा को पहले ही कह दिया है कि वो इन फूलों का ध्यान रखें, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैभव ने उसके हाथ से पानी का कैन लगभग झपटते हुए ले लिया। बस अब नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। वह उसका हाथ थामकर उसे बगीचे के कोने में रखी झूला कुर्सी तक ले गया और हल्के से उसे बैठा दिया। ये तुम्हारी पसंदीदा जगह है, कुर्सी को हल्का सा झुलाते हुए वो बोला। थोड़ा आराम करो, मैं अंदर से तुम्हारे लिए जैकेट ले आता हूं, मुझे ठंड नहीं लग रही। शनाया ने एतराज किया, लेकिन वैभव मानो सुन ही नहीं रहा था। वह अंदर गया और कुछ ही पलों में एक जैकेट लेकर लौटा। उसने उसे पहनाने की कोशिश की, लेकिन शनाया ने मना कर दिया। तब उसने बिना जिद किए जैकेट को उसके पैरों पर डाल दिया, बस इतना कि उसे सुकून मिले। अब मैं खाना बनाने जा रहा हूं, उसने जाते जाते कहा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना, और प्लीज पानी को मत छूना। शनाया कुछ देर झूले पर बैठी रही। हवा हल्की थी लेकिन मन भारी। फिर वह उठी और चुपचाप घर के अंदर चली आई। किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर उसने वैभव को खाना बनाते देखा। उसके हाथों की फुर्ती, हर चीज में सावधानी, सब कुछ जाना पहचाना सा था। उसकी आंखों के सामने बीते दिनों की तस्वीरें तैरने लगीं। हाँ, उसने अपनी पहचान उससे छुपाई थी, पर रोजमर्रा की जिंदगी में उसने कभी लापरवाही नहीं की। शनाया ने नजरें फेर लीं। वह आकर सोफे पर बैठ गई और टीवी चला दिया, लेकिन स्क्रीन पर चल रहा कार्यक्रम उसकी आंखों तक ही सीमित रहा। मन कहीं और भटकता रहा। बीच बीच में वैभव किचन से झांक कर देख लेता, क्या वह ठीक है? क्या वह अभी भी वहीं बैठी है? उसका दिल अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। वह नहीं जानता था कि शनाया उससे क्या बात करना चाहती है, और उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि वह क्या फैसला सुनाने वाली है। मन ही मन वह खुद पर हंस पड़ा। जो आदमी मीटिंग रूम में पूरे राणा ग्रुप को शांत नजर से देख सकता था, वही आज एक औरत के सामने पूरी तरह असहाय था। शनाया शाह। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद खाना तैयार हुआ। 3 सब्जियां और 1 सूप, हर एक वही जो शनाया को पसंद था। वैभव ने खुद सूप परोसा, उसकी प्लेट सजाई और उसे आगे बढ़ाया। उसे देखते हुए शनाया ने धीमे से कहा, वैभव, मुझे इतना मत बिगाड़ो। वह मुस्कुराया, बेवकूफी मत करो, तुम मेरी पत्नी, अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? शनाया की आवाज में हल्की सी कंपी थी। डर लगता है कहीं मैं तुम्हें निराश न कर दूं। कोई बात नहीं, उसने बिना रुके कहा। उम्मीद हो या निराशा, मैं दोनों झेल सकता हूं, बस तुम तलाक की बात मत करना और मुझे छोड़कर मत जाना। उसने एक गहरी सांस ली। तुम जितने दिन भी अपनी दीदी के घर रहना चाहो, मैं इंतजार करूंगा। बस इतना याद रखना कि यहां तुम्हारा पति तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा है।
शनाया ने चुपचाप उसकी प्लेट में खाना डाला। पहले तुम खाओ। वैभव एक पल के लिए बाहर आया। मैं संभाल लूंगा जान, तुम्हारा हाथ जख्मी है, देखभाल तो मुझे करनी चाहिए। बायां हाथ जख्मी है, उसने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा। दाहिना हाथ अभी भी काम करता है, खाओ। तुम तब से लगातार व्यस्त हो, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। कहते कहते उसने उसकी प्लेट में और सब्जी डाल दी। वैभव का दिल और ज्यादा घबरा गया। वह जितना उसका ख्याल रख रही थी उतना ही वह डर रहा था। खाने के बाद वैभव ने बर्तन धोए, जानबूझकर धीरे धीरे, जैसे समय को खींच रहा हो। करीब 1 घंटे बाद वह आकर शनाया के सामने बैठ गया। उसका हाव भाव बिल्कुल किसी छात्र जैसा था जो परीक्षा के नतीजे का इंतजार कर रहा हो। अब अपना फैसला सुना दो शनाया, उसने गंभीरता से कहा। मैं तैयार हूं। वह चौंक गई। मैं बस बात करना चाहती हूं, उसने कहा। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हें फांसी की सजा सुना दूंगी। वैभव ने उसकी आंखों में सीधे देखा, नजरें हटाए बिना। मेरे लिए, उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। यह पल बिल्कुल वैसा ही है। आखिर क्या फैसला सुनाएगी शनाया? जानने के लिए बने रहे।